नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत जारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं पहले एडिटोरियल को। ये एडिटोरियल बात करता है इंडिया में तेज़ी के साथ में वृद्ध हो रही पॉपुलेशन की समस्याओं के बारे में। वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इसके अलावा भारत सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो कितने सफल हो पाए हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। इसमें आप चाहे समरी हो चाहे एसी हो लिख सकते हैं। इसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से रहेंगी। द डिवाइड बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड द स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड इन द हेल्दी लॉन्गेटिविटी इनिशिएटिव इज़ टू वाइड टू बी इग्नोर्ड। रियल में हम कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा जो एक इनिशिएटिव है हेल्दी लॉन्गेटिविटी इनिशिएटिव, इस प्रोग्राम की आगे इस आर्टिकल में चर्चा होगी कि ये प्रोग्राम क्या है, किसकी तरफ से चलाया गया है, इसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए ये जो इनिशिएटिव है इसमें जो जो बातें कही गई हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वृद्ध हो रही जनसंख्या हमारे लिए एक प्रकार से जिम्मेदारी या फिर भारत सरकार के ऊपर से कहना चाहिए एक प्रकार से बोझ ही रहता है। जैसे कि हम यदि युवा लोग हैं हमारे देश में, यदि उनके पास स्किल है तो बहुत अच्छी बात है, उनके पास जॉब है तो बहुत अच्छी बात है। यदि लेकिन सरकार उनको जॉब नहीं दे पाए या फिर उनको स्किल प्रोवाइड नहीं कर पाए तो ये जो युवा लोग हैं बर्डन बन जाएंगे हमारे देश के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो वृद्ध लोग होते हैं उनके गोली दवाई की, उनके हेल्थ के लिए खर्चा, उनको पेंशन का सपोर्ट देना, ठीक है, उनको केयर प्रोवाइड करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार के लिए बर्डन हो जाती हैं। तो कैसे करके इन सब चीज़ों को सरकार हैंडल कर सकती है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। हाल फिलहाल में देखा जाए वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करी जाती है। इस रिपोर्ट का यहाँ पर ज़्यादा कहना चाहिए जिक्र किया जाता है। हेल्दी लॉन्गेटिविटी कहना चाहिए इसका टाइटल रखा गया है। रिपोर्ट का नाम है अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेटिविटी। डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसे करके लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, एंड हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसी है, कितना हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, ये इसका टाइटल रखा गया है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या नाम रखा गया है। अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेटिविटी, डेमोग्राफिक चेंज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड ह्यूमन कैपिटल। इसको पब्लिश किया गया था वाशिंगटन डीसी में सितंबर 2024 के महीने में। इसी के ऊपर यहाँ पर ज़्यादातर चर्चा करी जाती है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत हो चाहे चाइना जैसी कंट्री हो, तेज़ी के साथ में हमारे देश की जनसंख्या जो है वृद्ध हो रही है। वृद्ध हो रही है तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है लो मिडल इनकम कंट्रीज़ के लिए। भारत भी उसी की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि वृद्ध लोगों को ज़्यादातर क्या दिक्कत जाती है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, चलने फिरने में लकवा मार दिया है, ये सारी चीज़ें बीमारी होती हैं इनको, जो कि कहना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। इतनी सारी बीमारियों से जो डेथ हो रही हैं ज़्यादातर गरीब देशों में हो रही, क्योंकि गरीब देश अच्छे से इन चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते, उनके पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं रहती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं यदि हैं भी तो काफ़ी महंगी हैं तो फिर समझ जाइए सर्दी जुकाम बुखार का ही लोग इलाज करा पाते हैं, बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादातर डेथ हो रही हैं एनसीडीज़ के चलते। एनसीडीज़ के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, लंग डिसीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, मेंटल डिसऑर्डर है एंड कैंसर है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतने प्रकार के एनसीडीज़ बताए गए हैं। कुछ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में किस प्रकार से वृद्धि हमको देखने को मिली है, ग्लोबल सर्ज कैसे हो रहा है डेथ में, ये आंकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। 2023 में 61 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, जो कि बढ़ करके 92 मिलियन 2050 तक होने वाली है। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, 2023 में जो डेथ हुई थी उनकी संख्या 61 मिलियन थी, जो कि बढ़ करके 92 मिलियन हो जाएगा सन 2050 तक। एज वेल एज रिलेटेड इंक्रीज इन नीड्स फॉर एनसीडी रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म केयर। और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म केयर में भी हमको
वृद्धि देखने को मिलेगी या फिर ज़रूरत ज़्यादा हमको पड़ने वाली है। अब आगे हम बात करते हैं कि देखिए इतनी सारी डेथें हो रही हैं, क्या इंडिया या फिर क्या वर्ल्ड में इस प्रकार से जो डेथें हो रही हैं 2050 तक हम इसको एवर्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, जो 25 मिलियन ऐड होने वाला है? और क्या हम अवॉइडेबल डेथ को कम कर सकते हैं, आधी कर सकती हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। साथ ही साथ हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं उनको भी हमें पूरा करना है, तो ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चन खड़े होते हैं। हेल्दी लॉन्गेटिविटी इनिशिएटिव की अब यहाँ पर मेनली चर्चा होने वाली है, तो इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। इसके अंतर्गत कुछ कुछ कंसर्न उठाए जाते हैं। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत कुछ चिंताएं हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट प्रपोज करी थी एक हेल्दी लॉन्गेटिविटी इनिशिएटिव को, शॉर्टकट में इसको HLI बोला जाता है, ठीक है, जो कहना चाहिए लाइफ कोर्स अप्रोच को अपनाने की बात करती है। लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ करना होगा, क्या क्या कोर्स आपके हो सकते हैं। शॉर्टकट में देखा जाए जो हेल्दी लॉन्गेटिविटी स्कीम है, इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल करी गई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले नंबर की बात है अवॉइडेबल डेथ को हमें कम करना है। सीरियस डिसेबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, अवॉइडेबल डेथ है, सीरियस डिसेबिलिटी है, पूरे लाइफ साइकिल से कैसे करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फंक्शनिंग है, इसके लेवल को हमको इंक्रीज़ करना है मिडल एंड ओल्डर एजेस, चाहे वो मिडल एज के लोग हों, चाहे वो बूढ़े लोग हों, तो उनको चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, इनके लेवल को हमें ऊपर उठाने की कोशिश करना है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इनवाइटेबल डेथ, ये कहना है वर्ल्ड बैंक 2024 में। इसका मतलब ये है आने वाली डेथ को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे इस इनिशिएटिव के माध्यम से। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या ये चीज़ फिजिबल है गरीब देशों में, स्पेशली इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये इंडिया में काम करेगा? इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन किया गया है, बहुत सारे टारगेट इसमें निर्धारित करे गए हैं, जैसे कि सब लोगों तक हेल्थ केयर पहुँच सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को 20-20 किलोमीटर डिलीवरी करवाने के लिए साइकिल में, पैदल या फिर कहना चाहिए कांवर में लाद करके ले जाना पड़ रहा है। ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ठीक है, ये काफ़ी इसके एक हिस्सा माने जाते हैं, ज़रूरी माने जाते हैं। तो इनमें हम सोचते हैं कि ये लोग ऑनेस्ट रहें एंड ये लोग कमिटेड रहेंगे प्रॉपर पेशेंट केयर के लिए। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिस्तर की कमी है तो एम्स में भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा टाइम टाइम पर मॉनिटरिंग होना चाहिए पेशेंट की, ये सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसको आप डिजिटाइज कर सकते हैं, डिजिटल तौर पर इसका हमको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, NCD जो बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो बीमारियां हैं, ये जो वृद्ध लोगों को प्रभावित कर रही हैं, तो इनके बारे में आप पहले से ही लोगों को जागरूक करके रखिए। ये कुछ कहना चाहिए की कंपोनेंट माने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी ये काफ़ी कुछ डिस्कस करती है, जैसे कि कंट्री में, किसी देश में, किसी राज्य में, ज़िले में, गांव में कितना हेल्थ एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इम्प्रोविजनमेंट की भी यहाँ पर बात करी जाती है, कैसे करके लोग कहना चाहिए इलाज करा करके अपनी जेब को पूरा खाली कर देते हैं, गरीब हो जाते हैं। इसके अलावा चर्चा करी जाती है इनएडुकेट स्टेट फंडिंग की, सरकार पर्याप्त मात्रा में हेल्थ के ऊपर पैसा नहीं खर्चा करती है हेल्थ केयर में, ठीक। तो आप यही कह सकते हैं कि सरकार जो प्रयास कर रही है और HLI में हमने जो सोचे हैं उसके बीच में काफ़ी अंतर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सच बात तो ये है कि देखिए पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, देश में, हर जगह हम ये सोचें कि भाई डॉक्टर अच्छे नहीं हैं तो डॉक्टर अच्छे होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल यदि शोषणकारी हैं, नीम हकीम हैं, झोला छाप लोग हैं, डॉक्टर करप्ट हैं, हॉस्पिटल वाले पूरा खून चूस ले रहे हैं, ठीक है। दवा कंपनियां असुरक्षित दवाइयां बेच रही हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सैकड़ों मील की यात्रा करना पड़ रहा है। तो आज के समय में ये सारी समस्याएं हैं और इनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब भारत की जनसंख्या तेज़ी के साथ में वृद्ध हो रही है और इनको कैसे करके हम
नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बाहर ला सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। करंट में देखा जाए इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, अब हम क्या हो गए हैं, नंबर 1 में पहुंच गए। ठीक है, जनसंख्या के मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ दिए। तो हमारे देश में 60 ईयर्स से ऊपर वाले एज के हिसाब से देखा जाए ना, तो हम सेकंड नंबर पर हैं। चाइना फर्स्ट नंबर है, क्योंकि वहाँ पर 250 मिलियन लोग 60 साल से ऊपर के हैं। ठीक है, और हमारे देश में 140 मिलियन लोग 60 साल से ऊपर के हैं। मतलब देखा जाए तो लगभग डबल का अंतर है। लेकिन यदि हम एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट की बात करें ओल्डर पॉपुलेशन की, ये ऑलमोस्ट 3 गुना है ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से, यदि हम तुलना करें। मतलब जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी ग्रोथ रेट की बात कर लें, और यदि हम ओल्डर एज के ग्रोथ रेट की बात कर लें, तो इनकी जो जनसंख्या है तेजी के साथ में 3 गुना लोग वृद्ध हो रहे हैं। इंडिया तेजी के साथ में फास्ट तरीके से 60 ईयर प्लस वाली कैटेगरी में जा रहा है। एनसीडीज के अंतर्गत बहुत सारी बीमारी, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, कैंसर है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है, एंड डायबिटीज। तो जैसे जैसे हम 60 प्लस वाली कैटेगरी में शामिल होते जा रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन भारत में बढ़ते जा रहा है। इसका सीधा सीधा असर फैमिली के ऊपर पड़ता है, जैसे कि जेब का खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, जो मॉर्टेलिटी है उसमें हमको वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं और नहीं कर सकते हैं, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होती है। अब बात आ जाती है कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं या फिर क्या करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को एक साथ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है, अपने जेब से उसको पैसा खर्चा करना है। ठीक है, साथ ही साथ एनसीडी को भी हैंडल करना है, इन्फेक्शियस डिसीज़ को भी हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि फिर हम कोरोना जैसी बीमारी को भूल जाएं एनसीडीज़ के चक्कर में। एक रिपोर्ट आई थी लैंसेट की तरफ से 2018 में, इसमें जोर दिया जाता है, फेलियर टू डिवाइस ए स्ट्रेटजी एंड मेक टाइमली इन्वेस्टमेंट नाउ विल जियोपार्डाइज अचीवमेंट ऑफ SDG 3। यदि आप बेहतर स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, टाइमली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो जो SDG का गोल है, क्या गोल है, SDG 3 बोलता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। टारगेट 4 है, क्या है, 1/3 रिडक्शन इन प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी 2050 तक एनसीडी के द्वारा जो डेथ हो रही है, इसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। एक बार और ये हम डेटा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो लैंसेट की जो रिपोर्ट आई थी इसमें बोला जा रहा है, SDG कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो इसको आप नहीं अचीव कर सकते। टारगेट 4 क्या कहता है कि NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से जो डेथ हो रही है उसको हमें 1/3 करना है, रिडक्शन करना 2030 तक। तो क्या ये हो पाएगा? वो नहीं होने वाला है। अब हम चर्चा कर रहे हैं NCD मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी के बारे में। 1990 के दशक की यदि हम बात करें तो NCD के चलते चलते 40% ऑल इंडियन मॉर्टेलिटी हो रही थी, मतलब 40% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से हो रही थी। आज के समय में प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ ऑल डेथ बाय 2030 तक देखा जाए ना, तो 1/3 हर 3 में से एक व्यक्ति NCD के चलते चलते उसकी डेथ होने वाली है। तो कैसे करके हार्ट को अच्छा रखेंगे, फेफड़े को कैसे करके ठीक रख सकते हैं, किडनी कैसे करके अच्छी रखेंगे, कैंसर को कैसे करके रोका जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाती है। करंट के टाइम में देखा जाए कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की बात करें, कैंसर, रेस्पिरेटरी इलनेस एंड डायबिटीज़ की, ये लीडिंग डेथ का कारण बन जा रही है इंडिया में। लगभग 50% जो डेथ हो रही है ना, वो इन्हीं के चलते चलते हो रही है, इसलिए इन सबको हमको रोकने की ज़रूरत है। इसमें भी कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि तंबाकू का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, ओबेसिटी है। ठीक है, सेडेनेटरी लाइफ स्टाइल, तेज़ी के साथ में आपकी लाइफ स्टाइल बदल रही है, आराम ज़्यादा है और काम कम है, एंड आप जो खान पान है ना, इन सब को भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैनी पॉपुलेशन, पार्टिकुलरली रिमोट रूरल एरियाज़ की बात करें, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की कमी जाती है। जो लोग रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं कॉमन NCDs के लिए, और फिर ये बीमारी बढ़ते जाती है और उसको फिर कहना चाहिए टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सरकार ने बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई है, इसका क्या क्या असर पड़ा है इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, स्कीम कौन कौन से चलाए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से देखिए, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2015 की रिपोर्ट आई थी,
इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हमको बताई जाती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है, ये जो है ना ऑल इंडिया लेवल पर कई किया गया सर्वे था जो कि लोगों के कहना चाहिए हेल्थ को बता रहा है। इसमें जो एनालिसिस किया गया है, इसमें एनालिसिस में थोड़ी सी चीज़ें सप्लीमेंट कर दी जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी की तरफ से। मतलब दोनों को मिलजुल करके एक कहना चाहिए हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। LASI इसको बोला जाता है, 2017-18 की हम बात करें तो इसने कंडक्ट किया था जॉइंटली। इसमें शामिल है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस एंड हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, भारत की तरफ से ये है। इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रयास अदर तरफ से किए जा रहे हैं हेल्थ के स्टेटस को जानने के लिए। अब लोग वृद्ध हो गए हैं, अब दिक्कत ये हो गई है कि कोई ज़रूरी नहीं है बेटा या बहू उन वृद्ध लोगों का साथ देंगे, तो सरकार सोचती है हम इन लोगों को पेंशन दे देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है पेंशन इतनी कम दी जाती है ना कि वो आज की महंगाई के हिसाब से उतनी नहीं है। ठीक है, यदि दे रहे हैं तो कम से कम इतना तो दे दिया जाना चाहिए कि कम से कम वो जिनके हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं, कमा नहीं सक रहे हैं, तो वो अपना खर्चा खुद उठा सकें। तो महंगाई को भी देखते हुए इसमें रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फाइनेंशियल बर्डन ओल्ड एज में बढ़ जाता है क्योंकि इनको हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा काटने पड़ जाते हैं। ठीक है, ट्रैवल कॉस्ट है, डॉक्टर की फीस है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, इन सबको मिलाकर के ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है। इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ तक कि उधारी लेना पड़ जाता है, ये कंडीशन आ जाती है। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस यूज़फुल है, फाइनेंशियल बर्डन को ये कम करता है, लेकिन दिस पोटेंशियल इज़ फार फ्रॉम फुली रियलाइज्ड। जितना हम सोचे हैं उतना तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। लिमिटेड अवेयरनेस है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, डिले इन पेमेंट को लेकर के, रिजेक्शन ऑफ क्लेम को लेकर के। इंश्योरेंस यदि हमने करवा भी लिए हैं हेल्थ का तो बड़ी झंझट वाला काम हो जाता है। ठीक है, योग्य कौन कौन सी बीमारियों का मुझे फ़ायदा मिलेगा, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ, पेमेंट में दे नहीं रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना हो गया, मैं अपना इलाज करवाऊँगा कैसे करके। इसके अलावा जो मैं क्लेम करता हूँ उसको कंपनियाँ रिजेक्ट कर देती हैं। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये भी जितना लगता है उतना कहना चाहिए काम नहीं कर पा रहा है। इसके बाद जो वृद्ध लोग हैं ये और भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। डाइट हाई इन रिफाइंड ग्रेन इनटेक, खान पान से, ठीक है, जो रिफाइंड ग्रेन ले रहे हैं लोग, इससे प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाता है। जबकि राइस इनटेक बढ़ाने से बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड काज डायबिटीज़, चावल आप ज़्यादा खाएंगे तो डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ने लग जाती है। लोग यदि ज़्यादा रेड मीट खा रहे हैं जैसे कि बीफ है, पोर्क है, मटन है, ये कंट्रीब्यूट करता है हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़। हार्ट में वसा जमा होने लग जाना, हार्ट अटैक, खून की चाल रुक जाना, ये सारी चीज़ें हैं यदि हम रेड मीट ज़्यादा खाते हैं तो। हालांकि प्राइस रेशो फैट डेंस फूड का बढ़ते जा रहा है, मतलब शुगर एंड ऑयल का, तो जो एग्रीवेट द रिस्क ऑफ बोथ डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़। ये सब चीज़ें भी हैं, प्राइस भी राइस हो रहा है, फिर भी यदि हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना तो डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ जो है बढ़ते जाता है। इसका मतलब उसमें बीमारियां फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़ की यदि हम बात करें, इसके बहुत सारे वेरियस रीज़न हैं कि भाई डायबिटीज़ की बीमारी क्यों बढ़ते जा रही है इस उम्र में। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बैठे बैठे मतलब आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, हाई कैलोरी की डाइट लेते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते चलते डायबिटीज़ की जो बीमारी है इस एज में होना कहना चाहिए आम बात हो जाती है। तो आंत का मोटापापन भी इसमें एक रीज़न मान जाता है। वहीं यदि हम देखें पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में भारतीयों में बहुत कम उम्र में और BMI पर, हम किसकी बात कर रहे हैं, कम BMI पर टाइप 2 मधुमेह ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। मतलब टाइप 2 वाली बात कर रहे हैं, जेनेटिक वाले डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। अमंग द इंडियन एट ए मच यंगर एज, कम उम्र में ही ये बीमारी हो जा रही है। साथ ही साथ लोअर बॉडी मास इंडेक्स देखने को मिलता है यदि हम वेस्टर्न पॉपुलेशन से इसकी तुलना करते हैं। इसके बाद सरकार आयुष्मान भारत स्कीम लेकर के आई है ओल्ड एज पॉपुलेशन के लेकर के, तो ये कितनी सफल हो पा रही है, तो ये भाई इसमें देखिए
इनएडुकेट फंडिंग है, साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है ना वो काफ़ी कठोर रखे गए हैं कि मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसके लिए जो नियम कानून की शर्तें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसके बाद इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ पता चली है कैग 2023 की एक रिपोर्ट के माध्यम से। जैसे कि जिनको फ़ायदा नहीं देना है उनको दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, सब प्राइवेट हॉस्पिटल के ही हाथ में है, और सब लोगों से 25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये तो वो ले ही लेते हैं। इसके बाद आयुष्मान कार्ड से भी आपका पैसा ले लेते हैं। तो सही लोगों को सही कहना चाहिए इलाज नहीं मिल पा रहा इससे। इसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से भी काफ़ी डिले कर दिया जाता है, ठीक है। अस्पताल के पैनल में शामिल होने में लंबी देरी लग जाना, छुट्टी के बाद लोग सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है भाई, पहले तो छुट्टी कर दी, इसके बाद बोल रहे हैं नहीं अभी सर्जरी करने की ज़रूरत है, अब आपका कार्ड कोई काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। एंड ऐसे सर्टिफिकेट को यूटिलाइज कर लेना जिसमें सिग्नेचर नहीं है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का, इस प्रकार की भी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, जो इंश्योरेंस अकेला है ना वो क्वालिटी केयर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है, विच डिपेंड ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडर अवेलेबिलिटी एंड लोकल कल्चर। बेटर हेल्थ केयर कैसे करके मिलेगा, आपके पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रोवाइडर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, साथ ही साथ लोकल कल्चर कैसी, तब जाकर के आपको बेटर कहना चाहिए हेल्थ केयर मिलने वाला है। हॉस्पिटल एक्सपेंस के बारे में तो आप समझ ही सकते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना कितना ज़्यादा हम लोगों से वसूलते हैं। इसलिए सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहता है वो कहाँ का रहता है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, खून चूसने का काम टोटल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से फरवरी 2024 में बोला गया था कि भाई आप कुछ तो तरीका निकालिए ताकि आप रेगुलेट कर सकें हॉस्पिटल प्रोसीजर के रेट्स को, आप कंट्रोल कर सको, रेगुलेट कर सको। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था प्राइसिंग का जो डिसीजन है मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय ए बेंचमार्क, ठीक है। एक बेंचमार्क अथॉरिटी हम बना दिए हैं, प्राइसिंग डिसीजन का डिटरमाइनेशन यही करेगा। वहीं जो प्राइस कैप है डू इन्फ्लुएंस डॉक्टर्स बिहेवियर, प्राइस कैप यदि आप लगा दे रहे हैं ना तो ये क्या है, दिक्कत वाली बात ये हो जाती है डॉक्टर का बिहेवियर, ठीक है। डॉक्टर का बिहेवियर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए यहाँ पर रोड़ा बन जाता है। तो जो डॉक्टर लोग हैं उनके व्यवहार को ये चीज़ प्रभावित कर देती है, किंतु जब हमारा प्रवर्तन तंत्र का मतलब ये है कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म वीक हो जाता है ना, तो ये सारे इफ़ेक्ट हमको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगली जो समस्या हमको देखने को मिल रही है वो है ओबेसिटी को लेकर के। ओबेसिटी के चलते हृदय से संबंधित रोग बीमारियां बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ की बीमारियां बढ़ जाती हैं, ठीक है। और इससे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जैसे कि एम्फीसीमा एंड ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। फिर तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन, तो गांव देहात में तो बहुत ही ज़्यादा पुराने जो लोग हैं, सियाने लोग हैं ना, वो तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो तंबाकू दबा करके खाना हो या फिर बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल की बात हो। तो इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा, इससे जो मल्टी मॉर्बिडिटी है उसको हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी कल्पना अभी हाल फिलहाल में करी गई थी ताकि चाइना की तरफ से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया जा रहा है उसको काउंटर किया जा सके। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारत को सीधे सीधे यूरोप से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे शहर शामिल हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखा जाए पूर्वी वाला इसका जो हिस्सा है, पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, साउथ वाला जो हिस्सा है, कहाँ पर कितनी प्रोग्रेस चल रही है देखा जाए यहाँ पर डिले हमको मिल रहा है। पार्टिकुलरली जो अरब कंट्रीज़ हैं और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, इसके चलते चलते इसमें हमको डिले देखने को मिल रहा है। तो ये डिले क्यों हो रहा है, कैसे करके इसको टैकल किया जा सकता है, इसके ऊपर इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है कॉरिडोर का, इसमें काम धीरे धीरे चल रहा है। कब तक चलते रहेगा, जब तक वेस्ट एशियन कन्फ्लिक्ट चलते रहता है। हालांकि जो प्रोग्रेस है हमको ईस्ट वाले लेग की तरफ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि कनेक्ट कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात को, ठीक है। तो यूएई के साथ में और इंडिया के साथ में ट्रेड रिलेशन बेटर हो रहे हैं
उनको शॉर्टकट में पहुंचने की ज़रूरत है, माल को पहुंचाने की ज़रूरत है। इसलिए इस हिस्से में हम देखते हैं ना, काम बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसी की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इसका हिस्ट्री क्या है और क्या क्या इससे फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए, सितंबर 2023 में जो एम्बिशियस ट्रांसकॉन्टिनेंटल रूट है, क्या रूट है इसका? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, शॉर्टकट में इसको आईमैक बोला जाता है। इसका अनाउंसमेंट किया गया था G20 समिट के साथ ही साथ में नई दिल्ली में। ये जो कॉरिडोर प्रपोज किया गया है, इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ट्रांजिशन का टाइम है, आवागमन का जो टाइम है, उसको कम किया जाएगा। ठीक है, इसके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नोड्स के माध्यम से कितना 40% इसको हम कम कर देंगे। साथ ही साथ जो डिले है वो 40% कम हो जाएगा। कॉस्ट जो हमें लग रहा है वो 30% कम हो जाएगा यदि हम कंपेयर करते हैं स्वेज कैनाल के माध्यम से हम घूम फिर करके जो जाते हैं, माल को लेकर के जाते हैं। तो स्वेज कैनाल भी वैसे शॉर्टकट में पहुंचा रही, लेकिन उससे भी कम टाइम इसमें लगेगा इस शॉर्टकट वाले रूट में। तो प्रोजेक्ट में देरी क्यों हो रही है, इसी को लेकर के यहाँ पर ज़्यादातर चर्चा करी जाती है इस आर्टिकल में। ठीक है, जैसे कि पहला रीज़न क्या हो सकता है, यदि हम अभी तक जो टाइम बीता उसके हिसाब से देखें, बहुत सारे चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं जो कि डिले कर रहे हैं इसकी प्रोग्रेस में, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सेकेंड नंबर की बात, अरब और इजराइल के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं। ठीक है, अरब कंट्रीज़ हैं और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। सेकंड वाला रीज़न ये माना जाता है। इसमें पूरा का पूरा एशिया, वेस्ट एशिया शामिल हो गया है फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर। दो की स्टेक होल्डर सऊदी अरबिया एंड जॉर्डन या फिर इजराइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर पाए हैं इसके ऊपर। हालांकि ये कह सकते हैं जो ऑफिशियल रिलेशन है अरब कंट्रीज़ के एंड इजराइल के बीच में, वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाले हैं कंप्लीटेशन ऑफ वर्क को ग्राउंड लेवल पर। फिर भी दोनों कंट्रीज़ को, दोनों पक्षों को आगे आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तब जा कर के जल्दी कंप्लीट होने वाला है। वहीं यदि हम बात करें ईस्टर्न लेग ऑफ द कॉरिडोर की, जो कि कनेक्ट करती है यूनाइटेड अरब अमीरात एंड इंडिया के पोर्ट्स को, तो यहाँ पर आप मैप में देख पाएंगे। इस मैप के माध्यम से आप देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ईस्टर्न लेग की बात कर रहे हैं, मतलब दुबई और हम इंडिया की बात कर रहे हैं। पहला ही जो पॉइंट है और मुंबई और सीधे दुबई। यहाँ पर कैसे बेहतर काम हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें तेज़ी के साथ में फॉरवर्ड हो रही हैं, फास्ट पेस में ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। सेपा को हम साइन किए थे 2022 में। इसके बाद देखते हैं जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों के बीच में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है, 43.3 बिलियन। ठीक है, 2021 में इतने डॉलर का कहना चाहिए ट्रेड हुआ था, जो कि बढ़ कर के अभी हाल फिलहाल में कितना हो गया है, $23 हो चुका है। ठीक, 43 से सीधे सीधे 83.64, 43 से सीधे सीधे 83 बिलियन हो गया है। 93% हम देख सकते हैं कि इसमें वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हमको जो ट्रेड हो रहा है उसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है। डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है, इसका मतलब ये है अलग अलग चीज़ों में हम ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है नॉन ऑयल ट्रेड हमारा बढ़ते जा रहा है। नॉन ऑयल ट्रेड की बात करें इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो इसमें वृद्धि देखने को मिली है 28 बिलियन डॉलर से 57 बिलियन डॉलर की। 28 बिलियन था 2020-21 में, जो कि बढ़कर के 57 बिलियन डॉलर हो गया 2023-24 में। एंड मोस्ट ऑफ दीज कमोडिटीज विल बी ट्रांसपोर्टेड फर्दर वेस्ट एंड नॉर्थ थ्रू आईमैक। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें इसी रास्ते से होकर के जाने वाली हैं। इसका मतलब ये है इंडिया की एक्सपोर्ट शेयर इम्प्रूव होगा लार्जर रीजन में। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड प्रोसेस की यदि हम बात करें, दोनों कंट्री काम कर रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड कुछ तैयार करें एंड ट्रेड प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाएं। 5वें नंबर की बात यह है, इंडिया एंड यूएई ने लॉन्च किया है वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर को। ठीक है, एंड ये जो है आईमैक का एक आंतरिक पार्ट होने वाला है। इसका उद्देश्य है कैसे करके हम रिडक्शन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को, टाइम को, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, ईज ऑफ डूइंग ट्रेड को।
कैसे करके हम बेहतर बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो जो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में हमको प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पूर्वी भाग और इसके पश्चिमी भाग की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है आईमैक अनाउंस को किए गए। वी सी एन अनसर्टेन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट। वही दिक्कत वाली बात ये हो जा रही है कि ये जो रास्ता है ना, कॉन्फ्लिक्ट से होते हुए ही गुजर रहा है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट यदि हम चर्चा करें इस कॉरिडोर की, ठीक है, इसमें क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट किया जाएगा, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए जाएंगे, पाइपलाइन बिछाए जाएंगे, इनर्जी ग्रिड लिंकेजेस किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन लाइन स्थापित करी जाएंगी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, इनको अभी भी वेट करना है जब तक कि सिचुएशन वेस्ट एशिया में नॉर्मल नहीं हो जाएगी। इसके बाद अब चर्चा आती है कि भाई भारत इसके लिए क्या क्या कर सकता है। तो भारत को बहुत सारे प्रयास करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें अपने पोर्ट को तैयार करना पड़ेगा, मेंटेनेंस का काम है, नए पोर्ट बनाने की यदि ज़रूरत है तो वो भी हमको करना पड़ेगा। साथ ही साथ डेवलप करना पड़ेगा स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन को अलोंग द कनेक्टिविटी लॉन्ग। साथ ही साथ हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है डोमेस्टिक लॉजिस्टिक को। ठीक है, आईमैक के साथ में आप ताकि डायरेक्ट जुड़ सकें। इसके अलावा डिजिटल फुटप्रिंट भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, कैसे करके ये हम काम कर सकते हैं। अगला जो कदम उठाया जा सकता है वो है ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें इम्प्रूवमेंट लाना है ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें आईमैक के साथ में। फाइनली बात यह है, ठीक है, ये टाइम आ गया है कि हम कैसे करके पुश करें आईमैक सेक्रेटरीट को। आईमैक सेक्रेटरीट को थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे स्ट्रक्चर एंड जो वर्किंग है आईमैक का वो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो सके। वहीं यदि हम बात कर लें, देखिए स्टार्टर के तौर पर जो सेक्रेटरीट रहेगा ये काम करेगा फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए ताकि हम स्ट्रीमलाइन कर सकें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड प्रोसेस को। ठीक है, एंड एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेहतर हो सके। ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंट्रीज, ट्रेड से रिलेटेड कुछ रिसर्च है, पॉइंट निकालना, वो सारी चीज़ें संभव हो सकें। न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ यदि हम देखें तो डीआरडीओ की तरफ से लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, इस न्यूज़ का थोड़ा सा हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझना है कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल आखिर होती क्या है। इस प्रकार के मिसाइल को हम डिज़ाइन किए हैं ताकि हम डिलीवर कर सकें लार्ज वारहेड को, बड़े बड़े हथियार हम कहना चाहिए इसके माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज वारहेड, हाई एंड प्रिसीजन तरीके से ये काम किया जा सके। मॉडर्न क्रूज मिसाइल आर कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग एट हाई सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक स्पीड। ये सेल्फ नेविगेटिंग हो सकती हैं एंड बोला जा रहा है आर एबल टू फ्लाई ऑन ए नॉन बैलिस्टिक एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्ट्री। अब हम इस न्यूज़ को देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है भाई, इसको हम बोल रहे हैं लॉन्ग रेंज वाली, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। शॉर्टकट में इसको LRACM बोला जाता है। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर की। ठीक है, तो डीआरडीओ की तरफ से ट्यूसडे के दिन में एक टेस्ट किया जाता है, फ्लाइट टेस्ट, मैडन फ्लाइट टेस्ट जिसको बोला जा रहा है। ये जो फ्लाइट है वो करी गई थी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। ठीक है, एक मोबाइल आर्कुलेटेड व्हीकल के माध्यम से ये काम किया गया था। हालांकि देखा जाए ये ना जो निर्भय LRACM है उसका एक नया वेरिएंट है, इसमें कुछ इम्प्रूव्ड फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दिया था कि भाई इसके लिए हमें प्रोक्योरमेंट करना है जुलाई 2020 तक। वहीं यदि हम बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु की तरफ से इसका निर्माण किया गया है। एक बार ये काम में यदि आ जाती है तो जो LRACM है वो सिमिलर ही हो जाएगी किसके जैसे, US की टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के जैसे की। एंड इंडियन आर्म फोर्सेस को लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी की पावर यहाँ से मिल जाएगी। हम लैंड में बेटर तरीके से स्ट्राइक कर पाएंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं वो कार्बन क्रेडिट ट्रेड से रिलेटेड है। कार्बन क्रेडिट ट्रेड की कल्पना करी गई है अभी हाल फिलहाल में सीओपी की जो बैठक चल रही है उसमें, ठीक है। बाकू में सीओपी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कार्बन क्रेडिट ट्रेड को। कार्बन क्रेडिट ट्रेड क्या होता है? क्रेडिट का मतलब है पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए, सरकार कहती है कि आप केवल 10 नंबर तक ही पॉल्यूशन फैला सकते हैं, 10 से ऊपर यदि आपको जाना है तो फिर आपको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब कार्बन क्रेडिट किसको दिया जाएगा? जो बेटर काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। जो अदर कंपनी यदि बेहतर काम कर रही है ना, कम उत्सर्जन कर पा रही है, तो उसको सरकार क्या करती है? क्रेडिट प्रोवाइड कर देती है। अब वो इस क्रेडिट को बेच सकती है दूसरी कंपनी को, ठीक है। तो एक प्रकार से ट्रेड भी चलेगा और कार्बन एमिशन को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। दो काम इसके माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार के मार्केटिंग के माध्यम से जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड कर पाएंगे कार्बन क्रेडिट को आपस में। कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट का कहना है ये एक गेम चेंजिंग टूल होने वाला है, ठीक है, टू डायरेक्ट रिसोर्स टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। किसके लिए? डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। क्योंकि यदि एक देश बेटर काम कर रहा है तो वो जनरेट करेगा कार्बन क्रेडिट को, इस क्रेडिट को वो दूसरे देश को बेच सकेगा, तो इससे उसकी अर्निंग भी हो पाएंगी। ऐसी कल्पना यहाँ पर करी जाती है। तो इस प्रकार का जो मार्केट है कंट्रीज़ को ट्रेड करने के लिए बोलता है कि आप भाई कार्बन क्रेडिट का ट्रेड कर सकते हैं। सर्टिफाइड रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड जो प्राइसेस रहेगा दिस इंस्ट्रूमेंट का वो डिटरमाइन किया जाएगा एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एमिशन कैप्स इम्पोज्ड बाय कंट्रीज। एक चीज़ यहाँ पर हमको ध्यान रखना है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 6 पेरिस एग्रीमेंट सब सेक्शन ऑफ द आर्टिकल, इसमें बताया जाता है कि कैसे करके कंट्री बायलैटरली ट्रेड कर सकते हैं आपस में, ठीक है। मतलब आर्टिकल 6.2 में इसका वर्णन है। एंड पार्टिसिपेट करेंगे ग्लोबल कार्बन मार्केट में, आर्टिकल 6.4 में इसका उल्लेख किया जाता है। हालांकि देखा जाए 2022 से ही कहना चाहिए जो ट्रेड है इससे रिलेटेड बातचीत है वो चली आ रही है। एंड बहुत सारे राउंड की यहाँ पर बातचीत भी हुई है, इसमें पार्टीज इन्वॉल्विंग भी हुई हैं, मतलब ऐसी कंट्री जो कि सिग्नेटरी रही हैं पेरिस एग्रीमेंट की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा ये किया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री की हम बात कर रहे हैं, विकसित देश की, अमेरिका की। उसने 100 रुपया खर्चा किया पेड़ पौधे लगाने के लिए, कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्री में। अमेरिका की कोई कंपनी है इंडिया में आकर के पेड़ पौधे लगा रही है, अपना उत्पादन भी कर रही है। इससे उसने 1000 टन कार्बन को रिलीज होने से रोका है एटमॉस्फेयर से। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, विल दिस सेव्ड कार्बन बी पार्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज लेजर ऑफ सेव क्रेडिट? क्या ये चीज अमेरिका की क्रेडिट में शामिल हो जाएगी? ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन खड़ा होता है। इसके अलावा इट व्हाट स्टेट ऑफ ए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विद जनरेटेड क्रेडिट वी कंसिडर? अब मैंने जैसे कोई रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगा के रखा हूं तो पूरे लाइफ साइकिल के दौरान वो कितना क्रेडिट मुझे प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है। इसके बाद यदि कोई कंट्री ने क्रेडिट कमा लिया है तो क्या उसको एनडीसी में डिटरमाइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है। तो जो आर्टिकल 6 को जब फाइनलाइजिंग किया जा रहा था तो जो नेगोशिएशंस थे, could reduce the cost of implementing national income plan by $250 billion per year by enabling cooperation across border। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी जो हाल फिलहाल में सीओपी की बैठक हुई है, काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत हमको होते हुए दिखाई दी है। कुल मिलाकर के यदि ऐसा किया जा रहा है ना तो $250 बिलियन का कहना चाहिए यहाँ पर देश को मुनाफा हो सकता है।